जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी की बेसिक चीज़ों को जानेंगे। प्रोबेबिलिटी है क्या, इसका आरंभ कैसे हुआ और हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें ये समझ में आए कि हम जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली में हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप सभी लोग मैच में इंटरेस्ट रखते होंगे, क्रिकेट मैच में, और जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो मैच होने के पहले कमेंटेटर या बाकी सभी लोग ऐसी बातें करते हैं कि इस टीम के जीतने के चांसेस इतने हैं। जहाँ पर ये वर्ड चांसेस आता है बस वहीं से प्रोबेबिलिटी का स्टार्टअप होता है। और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि मौसम को देखकर ये बताना कि आज बारिश होने की क्या संभावनाएं हैं, ये भी हमारा एक प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी का स्टार्टअप कैसे हुआ, प्रोबेबिलिटी आई कैसे। तो यूनान में 17वीं शताब्दी में जो इस तरह के गेम होते थे जिसमें हम किसी चांस की वजह से जीत पाएँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गेम ऑफ गैम्बलिंग। तो इंडिया में भी पैक ऑफ कार्ड्स का यूज़ होता है और इस पर बहुत सारे गेम बनाए गए हैं। तो इन कार्ड्स के गेम में जीतना चांस पे निर्भर करता है। कुछ ऐसे गेम होते हैं जिसमें माइंड भी लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिसमें हम सिर्फ चांस की वजह से जीत सकते हैं। जैसे कि लूडो का गेम, अगर हमारे पासे पर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो हमारे जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और अगर नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो जीतने की संभावनाएं कम हैं। तो इस तरह के जितने भी गेम हैं जिसमें हमारे माइंड का यूज़ कम हो, चांस का यूज़ ज़्यादा हो, इन सब में हम प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए 17वीं शताब्दी में जो लोग इस गेम को खेलते थे वो उस समय के मैथमेटिशियन के पास अपनी समस्याओं को लेकर गए और ये जानना चाहा कि हम ये गेम खेलते हैं, इसमें हमारे जीतने के चांसेस क्या हैं। उन मैथमेटिशियन ने इनकी समस्याओं को सुना और इस पर एक थ्योरी डेवलप करने की बात मन में लाए। तो सबसे पहले पास्कल ने इस प्रोबेबिलिटी पर थोड़े बहुत टर्म्स बनाए, थ्योरीज डेवलप की, और इस क्रम में फर्मेट, गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, इन्होंने पॉसिबल आउटकम्स के बारे में पूरा एक टेबल बनाया। ये पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं इसकी चर्चा हम आगे टर्मिनोलॉजी में करेंगे। एक बुक लिखी सी हाइजेंस ने, ये बुक का जो नेम है ये दूसरी भाषा में है, इंग्लिश में लिखा जरूर है लेकिन ये स्पेनिश में है। जैकब बर्नौली, इन्होंने भी प्रोबेबिलिटी में काफ़ी काम किया और इन्होंने प्रोबेबिलिटी में एक डिस्ट्रीब्यूशन की खोज की जिसका नाम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाद में इसका काफ़ी यूज़ है, हम लोग आगे देखेंगे कैसे। अब्राहम डी माइवर, इन्होंने द डॉक्ट्राइन ऑफ चांसेस नाम की बुक लिखी जो पूरी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। टी बेस, इन्होंने इन्वर्स प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए थ्योरी डेवलप की। इन्वर्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये हम बेस थ्योरम में पढ़ेंगे। पीएस लाप्लास, इन्होंने भी प्रोबेबिलिटी पे एक बुक लिखी, थ्योरी एनालिटिकल डेस प्रोबेबिलिटीज़, और मॉडर्न में इन्हें ही प्रोबेबिलिटी का जनक माना जाता है। सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही प्रोबेबिलिटी पे किया। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले
वैल्यूज से वैल्यूज क्या होती हैं। जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में यूज़ होने वाले टर्म्स को हम वैल्यूज़ कहते हैं। अब इन वैल्यूज़ का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है, वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, इनकी सिंपल सी डिफिनीसन है। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं रहती उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे किसी एक किसान के खेत में प्रतिवर्ष होने वाली फसल, तो अगर हम इसकी फसल को नापें तौलें तो हमें ये दिखेगा कि हम पहले से तय नहीं कर पाते हैं कि फसल कितनी होगी, यानी ये एक ऐसी वैल्यूज़ है जो चेंज होती रहती है। तो हम इसकी वैल्यूज़ को अगर नाम दे दें x1 x2 इस तरह से, तो हम इसे वेरिएबल बोल सकते हैं। अब वेरिएबल के भी क्लासिफिकेशंस हैं। वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये अंतर होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। अगर हम बात करें, एक वेरिएबल है हमारा पॉपुलेशन जिसको हमने कहा है y, और एक वेरिएबल हम ले लेते हैं टाइम, इसको हम कह रहे हैं t। तो टाइम इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपने हिसाब से चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। लेकिन किसी जगह की पॉपुलेशन टाइम के बढ़ने के हिसाब से या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। कभी कभी स्टेशनरी पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट में पॉपुलेशन एक लॉन्ग टर्म में फिक्स भी रहती है। अब कोविड जैसी महामारी आएगी तो डेफिनेटली पॉपुलेशन घट भी सकती है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन टाइम टी पर डिपेंड है। पॉपुलेशन को हम लोग कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और टी को कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्रॉप, हमारी जो फसल है वो बारिश पे डिपेंड करती है, पॉजिटिवली और निगेटिवली। बारिश ज़्यादा हुई तो भी फसल पे फ़र्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा होने के केस में घट भी सकती है। अच्छी बारिश हुई तो फसल बढ़ सकती है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ेंगे। बारिश के कम होने पर फसल सूख सकती है और बारिश के एवरेज होने पर फसल अच्छी होगी। बारिश बहुत ज़्यादा हो तो भी फसल में नुकसान हो सकता है। दूसरा एग्जांपल अभी हमने आपको बताया पॉपुलेशन और टाइम वाला। अब हम आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट वैल्यूज़ के बारे में अभी जैसा कि हमने पहले बताया कि ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। इनके भी दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स कांस्टेंट और एक को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ कभी भी ना बदले। इक्वेशन में ऐसी वैल्यूज़ जो कभी भी चेंज ना हो, जैसे कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रहती है और ये कांस्टेंट रहती, कभी भी चेंज नहीं होती है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 समथिंग होती है, ये भी कभी चेंज नहीं होती है। ये जो जी है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये नॉर्मली 9.8 होता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन बदलने पर ये चेंज हो जाता है। जैसे कि हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं या केंद्र से दूरी की तरफ बढ़ते हैं, फिर भी हम नॉर्मल कंडीशन में इसको फिक्स कांस्टेंट मानकर चलते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं? जब भी हम कभी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर हम लिखने जा रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ को बदल सकते हैं। तो इनमें जो वैल्यूज़ ये कांस्टेंट के फॉर्म में हैं, जिनको हमने यहाँ पर ए और बी से रिप्रेजेंट किया है, ये एक इक्वेशन में तो फिक्स होती है, लेकिन इक्वेशन के बदलने के साथ साथ ये कांस्टेंट वैल्यूज़ भी बदलती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ही तभी चेंज होगी जब ये ए और बी चेंज होंगे। तो ए और बी कांस्टेंट तो हैं, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यूज़ अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग होगी, इसलिए इनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को समझने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए आवश्यक है। आप सब ने इंटर की मैथमेटिक्स की क्लास में सेट थ्योरी पढ़ी होगी।
तो इनके कुछ टर्म्स को हम जानते हैं। सेट, सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन होती है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। पहले से परिभाषित किए हुए वस्तुओं को अगर हम संग्रहित करें तो उसे हम सेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें पासे पर आए हुए नंबर्स लिखे जाएंगे, तो हमारे सेट में 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर आएंगे। और सेट में अंदर के जो लिखे हुए अक्षर हैं इनको हम एलिमेंट कहते हैं, और इसको हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, ए बी, इस तरह से नोटेशन यहाँ पर हैं, ए बी सी से हम इनको प्रदर्शित करते हैं। अंदर के एलिमेंट्स कॉमा लगाकर लिखे जाएंगे। तो और एग्जांपल हम ले लेते हैं और एक सेट का। जैसे हमने कहा एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें हमें सारी सब्जियों के नाम रखने हैं या सारी सब्जियों का हमको एक सेट बनाना है, तो हमने एक वेजिटेबल का सेट बना लिया और इसमें हमने उनके नाम लिख लिए कॉमा लगाकर। तो सेट पहले से परिभाषित वस्तुओं का कलेक्शन है, संग्रह है। नोटेशंस हो गए हैं, आप देख चुके हैं। अब हम आते हैं सेट पे ऑपरेशंस। सेट के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस के बारे में आप ये जान सकते हैं कि जैसे हमारे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं 2, 3, इन पे हमने एक ऑपरेटर लगाया प्लस, और ये ऐड होकर 5 हो गए, माइनस, तो ये कैलकुलेट होकर -1 आ गया। तो जब नंबर्स पे हम ऑपरेटर्स लगाते हैं तो इन्हें हम नंबर ऑपरेटर्स कहते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा। इसी तरीके से सेट पर भी ऑपरेशंस लगते हैं। हम एक सेट ले लेते हैं ए, जिसमें हमने कुछ नंबर्स को रखा हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। हम एक सेट बी ले लेते हैं, इसमें हमने नंबर्स रखे हुए 4, 5 एंड 6। तो सेट का जो पहला ऑपरेशन है इसका नाम है यूनियन। हम मैथमेटिक्स में इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दो नंबर्स को जोड़ने के लिए हम बीच में प्लस लगाते हैं, उसी तरीके से दो नंबर का यूनियन लेने के लिए हम, दो सेट का यूनियन लेने के लिए हम उसके बीच में यूनियन का सिंबल लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यूनियन को अगर हम डिफाइन करें मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे एक्स x is such that x in A और x in B। A यूनियन B में x टाइप के एलिमेंट होंगे, x या तो A में होगा या फिर B में होगा। तो यूनियन इसका नाम है, इसलिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि A और B में जितने एलिमेंट हैं उनको हम एक साथ कलेक्ट करके लिख दें। सेट की एक खास बात और होती है कि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो सेट ए में 1 से 4 तक थे और सेट बी में 4, 5, 6, तो 4 2 बार आएगा, लेकिन हम सेट में उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये भी सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर रिपीट नहीं करते हैं। दूसरा ऑपरेटर है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरह से होता है, और जब हम इसी किसी सेट के बीच में लगाते हैं तो इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो हम इसे ए इंटरसेक्शन बी में लिख सकते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। a में भी रहे x और b में भी रहे, तो 4 ही है जो a में भी है और b में भी है। इसके अलावा डिफरेंस, अगर हम सेट ए से सेट बी को घटा दें तो इसे डिफरेंस कहते हैं। सेट की लैंग्वेज में या यूनियन और इंटरसेक्शन की लैंग्वेज में भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो a माइनस बी का मीनिंग होता है द एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b। a के वह एलिमेंट जो b में ना हो। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? a में 1 है, 2 है, 3 है, जो कि b में नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए हम एक सेट ऐसा बनाएंगे जिसे हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। जैसे कि पासे पर आए हुए नंबर्स हमारा एक यूनिवर्सल सेट है।
यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे आउटकम्स रहें। पासे पर 6 ही नंबर आ सकते हैं और हमने उनका एक सेट बना लिया है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हम एक सबसेट डिफाइन कर रहे हैं बी, जो कि पासे पर ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ ऑड नंबर को। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट का सिंबल कैसे होता है? या तो हम इस तरह से कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरह से। तो ये तीनों ही सिंबल कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब इस सेट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट से ये सेट बी बना था 135। तो अगर हम 135 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी, ये बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, जहाँ पर ए यूनिवर्सल सेट है और बी वो है जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था ऑड नंबर का सेट। तो बी कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होगा जिसमें वह एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट के होंगे और बी में ना हो, यानी बी को हटा दो तो जो कुछ बच रहा है वही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ का हम अभी आपको यूज़ तो नहीं बताएंगे, ये जब ज़रूरत पड़ेगी तब बताएंगे। लेकिन डी मॉर्गन लॉ होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट, यूनियन और इंटरसेक्शन को बनाकर एक रूल बनाया गया है जिसे हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। हम यहाँ पर वो रूल लिख दे रहे हैं। डी मॉर्गन लॉ होता है कि अगर ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो हम इसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यही कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी पे लगा हुआ है तो हम इसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका प्रूफ भी है, लेकिन अब बेसिक क्लास में इसका प्रूफ नहीं बताएंगे। आगे जब कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी या हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम आपको इसका प्रूफ भी बताएंगे। डी मॉर्गन लॉ, यूनिवर्सल सेट, अभी यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने बात की। जब हम किसी एक इवेंट्स की सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना लें, दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सेट। नल सेट की बात करते हैं। नल सेट क्या होते हैं? नल सेट वह सेट होते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे हम एक सेट ऐसा डिफाइन करें, मैंने कहा एक सेट ऐसा बनाइए ए, जिसमें पासे पर वो नंबर आए, एक्स ऐसा नंबर आए जो कि 6 से बड़ा हो। तो पासे पर 6 से बड़ा कोई नंबर होता नहीं, यानी इस एलिमेंट में या इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा, इसे हम नल सेट कहते हैं। नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी ना लिखकर। ध्यान देना सभी लोग, कभी भी नल सेट को ऐसे मत लिखना। इसका मतलब होता है कि देयर इज अ सेट इन विच वन एलिमेंट कंटेन वन एलिमेंट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम 5 है। तो ये नल सेट का सिंबल नहीं होता है, नल सेट का सिंबल ये होता है। इसके बाद सबसेट की बात करते हैं। सबसेट क्या होता है? जब हम किसी एक सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर नए सेट्स बनाते हैं उन्हें हम सबसेट कहते हैं। जैसे कि पासे में हमने एक सेट बनाया था बी, जिसको हमने कहा था कि ये ऑड नंबर को लेकर बनाया गया है, तो बी ए का एक सबसेट है। सबसेट का सिंबल क्या होता है? इस तरह से हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। सबसेट में भी दो तरीके के सबसेट होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो सबसेट के बनने के जो नियम हैं, एक सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सपोज दैट सेट में n एलिमेंट हैं, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं 2 टू द पावर n। अब 2 टू द पावर n में एक सबसेट 5 रहता है और एक सबसेट खुद वो सेट होता है जिसका हम सबसेट बनाते हैं। इन दो को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, इन दो को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ऐसा क्यों, इसकी चर्चा हम बाद में आगे करेंगे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुए कुछ सेट थ्योरी के, जो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमारी मदद करेंगे। अब प्रोबेबिलिटीज़ की कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, अगर उसके आउटकम्स के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है तो वो हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट है। एन ऑपरेशन विच आउटकम्स आर अननोन, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है ये हम लोग देखते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके बारे में हमें सब कुछ पहले से पता होता है, जैसे कि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं और हमें पता है कि कौन से दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। यानी इसमें हम चांस की बात नहीं कर सकते हैं कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके बारे में हमें सब कुछ पता होता है और इसमें प्रोबेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? तो द एक्सपेरिमेंट विच आउटकम्स आर फिक्स्ड बट नॉट सर्टेन। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम्स फिक्स तो हैं लेकिन निश्चित नहीं हैं। फिक्स है कि ये और ये हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं कि क्या होगा। इन सभी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में हम क्वाइन को ले सकते हैं। क्वाइन को टॉस करने पर हमें हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। तो हेड और टेल का आना फिक्स तो है, लेकिन जब हम टॉस करने वाले हैं तो हम पहले से परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं कि हेड के आने के क्या चांसेस हैं और टेल के आने के क्या चांसेस हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं? द एक्सपेरिमेंट विच आउटकम्स आर फिक्स्ड बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट आते हैं सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन है द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हम एक सेट बना लें रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स का तो वही सैंपल स्पेस होता है। अब अगर हम कॉइन का सैंपल स्पेस बनाएंगे तो हमको ये मिलेगा। अगर हम डाइस का सैंपल स्पेस बनाएंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स मिल जाएंगे। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी आने वाले संभावित परिणाम हैं, अगर हम उनका एक सेट बना लें दैट इज़ नोन एज सैंपल स्पेस। इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या होती है? सैंपल स्पेस का कोई भी एक एलिमेंट अगर हम लें दैट इज़ नोन एज एन इवेंट। एनी पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई भी एक पॉइंट हमारे लिए एक इवेंट है। इवेंट दो तरह की होती हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड। तो पहले हम सिंपल इवेंट्स को देखते हैं। सपोज कर लो हमने डाइस थ्रो किया और हमने कहा 6 आया, तो 6 का आना एक सिंपल इवेंट है। 4 आया, 4 का आना एक सिंपल इवेंट है। इसको हम एलिमेंट्री इवेंट्स भी कहते हैं। मिक्स इवेंट या कंपाउंड इवेंट्स क्या होती हैं? जब हम पासे को थ्रो करें और हमारा एक सेट हम ऐसा बनाएं जिसमें हम कहें कि या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। तो अगर हम एक साथ कई इवेंट्स को लेते हैं तो हम उसे कहते हैं मिक्स्ड इवेंट। नल इवेंट की बात करते हैं। नल इवेंट क्या होती है? तो जैसे कि अभी हम इसके पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं नल सेट के बारे में। जब कोई भी एलिमेंट किसी सेट में ना हो तो उसे हम नल सेट कहते हैं। नल इवेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से है, यानी जब किसी चीज़ का होना फिक्स ना हो, किसी चीज़ का होना निश्चित ही ना हो, बिल्कुल हमें ये पता है कि वो चीज़ हो नहीं सकती है, तो हम उसे कहते हैं नल इवेंट। नल इवेंट को रिप्रेजेंट वैसे ही करते हैं 5 से और सिंबल ये यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं। श्योर इवेंट क्या होता है? जब हम बात करते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स में से कोई भी एक परिणाम हो जाए, जैसे हमने कहा क्वाइन टॉस करो, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, यानी हेड और टेल दोनों में हम सेटिस्फाई हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिक्के को टॉस करने पर इन दोनों में से ही कुछ आएगा। तो जब इन दो में से कुछ आएगा तो इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं? श्योर इवेंट। यानी श्योर है कि इसी में से कुछ आएगा। तो श्योर इवेंट क्या होती है? जिसका होना निश्चित हो वो श्योर इवेंट होती है, और जिसका होना अनिश्चित हो वो होती है नल इवेंट। कुछ और टाइप्स की इवेंट्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी को पढ़ते समय हम इनको भी जान लेते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं?
सैंपल स्पेस की सभी इवेंट्स को अगर हम मिला लें तो हम इसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। अब ये इवेंट्स जो हम मिला रहे हैं इनकी कई क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि हम डाइस वाले एक्सपेरिमेंट में 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर्स को अलग अलग अगर लिखें तो ये आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। हम इनको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, इवन नंबर का सेट अलग बना लें, ऑड नंबर का सेट अलग बना लें। 1 3 5 2 4 6, हम इन्हें भी आपस में एग्जॉस्टिव कह सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को भी मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। तो इस तरह से और भी कई क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट की सिंपल डेफिनेशन है कि जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनको मिलाने से हमारा सैंपल स्पेस बन जाए तो हम उसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में डिटेल होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में इसका बहुत अहम रोल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं, देखते हैं हम। Two events A and B are said to be mutually exclusive if the occurrence of one preclude the occurrence of the other। हिंदी में कहें तो दो इवेंट्स A और B को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट तब कहेंगे जब किसी एक का होना दूसरे को ना होने दे। यानी अगर A हो रहा है तो B नहीं होगा, B हो रहा है तो A नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वाइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। एक क्वाइन को उछालते समय हमारे पास दो इवेंट हैं, हेड और टेल। अगर हेड आएगा तो टेल कभी नहीं आएगा, और अगर टेल आया तो हेड कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझ सकते हैं कि किसी एक का होना दूसरे को ना होने दे। अगर दो से ज़्यादा आउटकम्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम डाइस वाला एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हैं, 1 से 6 तक नंबर हैं। अगर 6 पासे पर आ गया तो बाकी 1 से लेकर 5 तक नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार में एक ही नंबर पासे पर आ सकता है। तो पासे पर आने वाले सारे नंबर आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट। अब हम बात करते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट की। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं, अकरेंस ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर। ए का होना बी को प्रभावित ना करे। जैसे हमने दो डाइस ले लिए और हमने दोनों डाइस को एक साथ थ्रो किया, इस पासे पर 6 आया है, इससे इस पासे पर क्या आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी इवेंट्स को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की कंडीशन होती है कि इंटरसेक्शन साथ में, यानी दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन होती है कि अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लें तो वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। हम इसको आगे प्रूफ भी करके देखेंगे कि क्या ये जो हम कह रहे हैं ये सही है या नहीं। अब हम आते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स का। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जिनका होना एक और दूसरे इवेंट्स में इक्वल चांस रखता हो। जैसे कि सिक्के पर हम कहें हेड का आना और टेल का आना, अगर ये दोनों 1/2 और 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ हैं तो हम कहेंगे कि बोथ आर इक्वली लाइकली। पासे पर किसी भी नंबर का आना अगर सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम कहेंगे दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। कुछ और बातें हम जान लेते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में। जैसे कि मैं एक आपको क्वेश्चन दूं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसको बेटा होने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो इसके बेटा होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम एक सैंपल स्पेस बनाएंगे जिसमें हम पॉसिबल आउटकम्स रखेंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स में मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, तीसरा केस भी हम कंसीडर करके चलेंगे। अब इक्वली लाइकली
का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो सबने ये तो देख ही रखा है कि हमारे समाज में मेल और फीमेल लगभग बराबर हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर बहुत ही कम है। लेकिन अब ये जो ट्रांसजेंडर्स का आना है ये ह्यूमन हैंड के बियॉन्ड है, यानी आदमी की समझ से परे है कि ये कैसे हो रहा है। तो गॉड मेड ट्रांसजेंडर को हम इक्वली लाइकली ही मानेंगे और बेटा होने की प्रोबेबिलिटी को 1/3 कैलकुलेट करेंगे, ना कि 1/2। अब ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे हुई इसकी चर्चा हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में करेंगे। अभी इक्वली लाइकली के कॉन्सेप्ट में हमने आपको बता दिया है, आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आज की इस क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू।